अब है बेटा, हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए, और इसी को बोलते हैं हम सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए। पैकिंग ऑफ डीएनए और सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। नंबर 1, इन प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा डीएनए की पैकिंग कैसे होती है आप जानते हो। प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड, या इसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोइड और क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है ये सर्कुलर डीएनए। अब सर्कुलर डीएनए ऐसे होता है, ये एक्चुअल में डीएनए जो प्रोक्रोमोसोम बैक्टीरिया वाला डीएनए जो है बेटा, वो एक्चुअली वो ऐसा डीएनए है। तो इसको अगर हम मान ले कि ये ऐसा है, केवल समझाने के लिए आपको ऐसा मान ले, और इसको इधर से यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे क्वाइल्ड कर दे बेटा, अंदर के तरफ ग्रुप बना दे, सर्कुलर डीएनए है ये। तो कुछ इस तरह से नहीं हो जाए। अगर मान लो इसको, इस डीएस डीएनए को अगर ऐसे हम दिखाएं, अगर समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है, तो फिर चारों तरफ से इसको अंदर अगर कर दे हम ऐसे, तो ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा। और इस फॉर्म को फिक्स करने के लिए बेटा यहां पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगा दें हम, नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगा दें हम। इस प्रोटीन्स को बोलते हैं क्या बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है ये। और एक्चुअल में इसमें क्या, ये क्या होते हैं? पॉली अमाइंस होते हैं। पॉली अमाइंस पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो इन प्रोकैरियोट सर्कुलर डीएनए coiled with the help of non-histone protein, positively charged non-histone protein called polyamines, that is polyamines। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा सिंपल सा कॉइलिंग है, जिसको आपने यहाँ पे देख लिया, पहले से भी जानते थे इसको। अब चलते हैं बेटा सुपर कॉइलिंग इन यूकैरियोटिक सेल। ये डीएनए है बेटा, मान लो ये क्या है? डीएनए। ऐसा देखा होगा डीएनए आपने, डबल हेलिकल है, डीएस डीएनए है ये, ठीक है। अगर इसको हम दूर से देखें थोड़ा सा, ये तो पास से देख रहे हैं तो हमें दो थ्रेड दिखाई दे रहे हैं बेटा। अगर इसको हम दूर से देखेंगे तो ये सिंगल थ्रेड दिखाई देगा, दूर से देखेंगे तो सिंगल थ्रेड दिखाई देगा। एक्चुअली ये जो है यही है। हम आपको समझाने के लिए इसको और जूम नहीं कर रहे हैं और पास में ला रहे हैं, सॉरी दूर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक सिंगल थ्रेड नहीं है ये भी डबल, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस में कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होती हैं, जिसको कि हम हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक
प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं H1। हिस्टोन प्रोटीन यहां पे हम लिख दें हिस्टोन प्रोटीन कितने तरह की होती है बेटा? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये पहले से आप लोग जानते हो हिस्टोन प्रोटीन इतने तरह की होती है, पहले से पता है आपको, शायद पता होगा। ठीक है, अब क्या है बेटा कि ये मान लो कि ये है H2A प्रोटीन है और ये है H2B का एक मॉलिक्यूल, ये है बेटा H3 का 1 मॉलिक्यूल और ये है H4 का 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है डीएनए का थ्रेड जो है बेटा, इस प्रोटीन को, जो 4 प्रोटीन है, 4 मॉलिक्यूल है प्रोटीन्स के और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, इनके ऊपर रैप करेगा ऐसे डीएनए, डीएसडीएनए रैप्ड ओवर द हिस्टोन प्रोटीन। क्योंकि ये मॉलिक्यूल, इसको कंचा मान लो जो खेले हो बचपन में गोली शीशे की, तो ये 4 हैं, ये भग न जाए इधर उधर, इसके लिए बेटा डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा ऐसे। एक बार किया, फिर हमने सभी के 2-2 मॉलिक्यूल, मतलब एक तो पहले से था, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल एंड इसके भी 2 मॉलिक्यूल, तो मतलब 8 मॉलिक्यूल हमने रख दिया, चार और रख दिया इसके ऊपर। इसको भी ऊपर से इसने एक बार और रैप किया इसे। ठीक है, और ये निकल गया आगे है, इसे देख लो। लेकिन ये जो टर्निंग है बेटा, ये जो टर्निंग है वो कंप्लीट 2 नहीं है, 2 बार वो नहीं रन कर रहा है, केवल 1 होल नंबर 3/4 मतलब 1.75 टर्न है। वो कैसे देखो, ये मान लो हिस्टोन ऑक्टामर है। अब ये मैंने 8 प्रोटीन आपको बता दिए ना, ये 8 प्रोटीन समझाने के लिए था, पहले फिर से इसको मिटा के मैं बनाता हूं। ये 8 प्रोटीन है, इसको मैं फिर से मिटा के बना देता हूं, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा था। अब देखो, ये है हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या है बेटा? ये है हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मीन्स 8 और मर मीन्स यूनिट, मतलब हिस्टोन प्रोटीन के 8 यूनिट हैं, इसमें 8 यूनिट्स हैं। अब इसके ऊपर ये डीएनए रैप करेगा बेटा, देखो ये आया यहां से और ये एक पूरी तरह से आया, यहां ऊपर से आया और ऐसे चला गया इधर और यहां से निकला उधर से और फिर से ऐसे आया, देख रहे हो ऐसे। तो 2 टर्न हुआ, दिख रहा है आपको? 2 टर्न हुआ दिख रहा है। फिर इसको निकला ऐसे, अंदर से गया और यहां से निकल गया आगे, देखा? तो ये जो टर्न है बेटा, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ध्यान से समझो, ये हिस्टोन ऑक्टामर है ये, और डीएनए यहां से आया, या देखो ऐसे, यहां से डीएनए आया बेटा ऐसे और ऐसे पूरा रन कर गया इसके चारों तरफ, फिर आया ऐसे और ऐसे रन किया और यहां से इंटर किया था ना, फिर ये यहीं से निकल गया, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ, 2 टर्न कंप्लीट नहीं हुआ। तो टर्न कितना है टोटल? टोटल कितना है बेटा?
इसी को हम बोलते हैं बेटा कोर डीएनए, इसको बोलते हैं बेटा हम कोर डीएनए, दोज डीएनए विच रैप्ड ओवर द हिस्टोन ऑक्टामर कॉल्ड कोर डीएनए, कॉल्ड कोर डीएनए। और कोर डीएनए की जो टर्निंग है बेटा, जो रैप कर रहा है, टर्न है इसके ऊपर, वो है 1.75 और 1 होल नंबर 3/4, 1 होल नंबर 3/4 टर्न है, क्वाइल्ड, क्वाइलिंग है, ठीक है ना। एंड दीज कंटेन, कोर डीएनए कंटेन 166 न्यूक्लियोटाइड्स, बेसेस, 100 बेस पेयर्स नहीं, बेसेस, 106 बेस पेयर, सॉरी 106 बेस पेयर्स, बेस पेयर्स, ठीक है ना, 166 बेस पेयर्स। उसके बाद बेटा ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर को हम नू बॉडी भी बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर को और क्या बोलते हैं हम, नू बॉडी। तो इसको हिस्टोन प्रोटीन को ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है, एक्चुअल में ये है क्या बेटा, ये है हिस्टोन ऑक्टामर, या इसी को बोलते हैं नू बॉडी। एंड नू बॉडी इज मेड बाय, अभी हमने बोला था 4 टाइप, 1 2 3 4 5, 5 टाइप ऑफ प्रोटीन, 5 टाइप ऑफ प्रोटीन, कौन कौन सा बेटा, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। और ये जो डीएनए बाहर निकला बेटा, जब आगे चला ये, तो दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर यहां पे होगा, ये भी क्या है बेटा, दूसरा एक हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके ऊपर भी डीएनए रैप करेगा 2 टर्न, देखो ऐसे गया, फिर अंदर से निकल के आया, फिर गया ऐसे, और यहीं से निकल गया, ठीक है ना। तो इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे बेटा, लिंकर डीएनए, इसको क्या बोलते हैं हम, लिंकर डीएनए। कंटेन, टोटल मिला के 200 बेस पेयर्स होते हैं, तो 166 है, तो इसमें कितने होंगे बेटा, लगभग 34, सॉरी 30, कंटेन 34 बेस पेयर्स। तो अब क्या है कि कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए, कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए को हम मिला के क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू, हम क्या लिखें, कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए इज इक्वल टू 166 प्लस 34 इज इक्वल टू 200 बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर्स, समझ में आ गया। कोर डीएनए किसको बोलते हैं, पार्ट ऑफ डीएनए विच रैप्ड ओवर द हिस्टोन ऑक्टामर, लिखिए कोर डीएनए में लिख लो, those part of DNA which wrapped over the histone octamer called core DNA, core DNA। और हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन which rich in lysine and arginine। बेटा हिस्टोन प्रोटीन में रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये बेसिक प्रोटीन होती हैं, बेसिक
सॉरी बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं ये, बेसिक अमीनो एसिड्स। यहां तक समझ में आ गया। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम किसको बोल रहे हैं बेटा? हिस्टोन ऑक्टामर। न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हिस्टोन ऑक्टामर प्लस कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। यहां डीएनए के रिस्पेक्ट में, डीएनए के रिस्पेक्ट में कि कितने बेस पेयर होते हैं उसके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए लिखे हैं। बट कोर डीएनए क्या होगा? जो न्यूक्लियोसोम हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप करेगा। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया है? अब चलो एक चीज मैंने बताया अभी भी नहीं है बेटा, अगर ये डीएनए इसके न्यूक्लियो सॉरी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो रैप कर रहा है, यहाँ पे देख लो ऐसे, अगर इसको अगर हम पैक ना करें बेटा, ऐसे जोड़े ना, इसको ग्लू ना लगाएं यहाँ पे, तो ये ओपन हो जाएगा, डीक्वाइलिंग हो जाएगी इसकी। तो इसको फिक्स करने के लिए बेटा यहाँ पे H1 प्रोटीन होती है, H1 प्रोटीन। और इसका जो डिस्टेंस होता है बेटा हिस्टोन ऑक्टामर का, वो होता है 10 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है इसका, 10 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम हिस्टोन प्रोटीन को लगा दें इसमें, तो इसका डायमीटर हो जाता है टोटल 11 एंगस्ट्रॉम, 11 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 11 एंगस्ट्रॉम। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। हिस्टोन H1 प्रोटीन क्या कर रही है बेटा? कोर डीएनए को जोड़ रही है, ठीक है ना? कोर डीएनए को इसने जोड़ दिया है। और इसका जो हिस्टोन ऑक्टामर का डायमीटर होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में कर लो इसको, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम नहीं, नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर, ठीक है ना? नैनोमीटर। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल हम इसको बोलते हैं बेटा। न्यूक्लियोसोम यहां से लेके यहां तक होता है। अब न्यूक्लियोसोम लिखिए, अलग से हेडिंग दो और लिखो, हेडिंग दो आप लोग, न्यूक्लियोसोम, और लिखो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड ओवर, positively charged DNA wrapped around the, सॉरी पॉजिटिवली मैंने बोल रहा हूं बार बार, नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज डीएनए wrapped around the positively charged histone octamer, positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome, न्यूक्लियोसोम। ठीक है। और न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू, न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हिस्टोन ऑक्टामर प्लस कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए। वहां पे मैं केवल डीएनए के लेंथ के रिस्पेक्ट में लिखा था, है ना, लिंकर डीएनए। एक चीज और है, प्लस H1 प्रोटीन भी लिख सकते हैं हम, कंप्लीट न्यूक्लियोसोम अब हुआ, प्लस H1 प्रोटीन। ठीक है। अब देखो ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर, 2.2 मीटर एक सेल के अंदर, है ना, एक सेल के अंदर। और नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं बेटा? नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं मैं लिखवा चुका हूं, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, बोलो कितना? 9 ना बेस होते हैं। किसमें? डिप्लॉयड की हैप्लॉयड सेल में, बोलो बोलो, डिप्लॉयड सेल में बेटा
हाँ अर्पण, बहुत बढ़िया। डिप्लॉयड सेल में बेटा 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 बेस पेयर्स होता है, ठीक है। अब इसमें इसकी लेंथ अगर निकालनी है बेटा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 मीटर से 9 से, तो ये मीटर में निकल जाएगा। मतलब इसको आप मीटर में निकाल सकते हो। इसको मीटर भाई कैसे निकाल सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड आप जानते हो, टू बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को पता है कितना होता है? 0.34। 0.34 क्या होता है ना? और हाँ नैनोमीटर। तो हम इनका टोटल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं और वो होता है बेटा 2.2 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई हम कर सकते हैं 0.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9, तो ये हो जाएगा 2.2 मीटर। चलो एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या और न्यूक्लियोसोम। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम ऑब्लिक बीडेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम को बीडेड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम, है ना, क्योंकि वह ऐसा दिखता है न्यूक्लियोसोम। देखो ये ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है। फाउंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम और बीडेड स्ट्रक्चर, बीडेड स्ट्रक्चर present in a nucleus of diploid eukaryotic cell. Present in a nucleus of diploid eukaryotic cell which possesses 2.4 multiply by 2.4 multiply by 10⁻⁶ बेस पेयर। एक यूकैरियोटिक सेल में बेटा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ बेस पेयर्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कितने होंगे आपको निकालना है। आप हमको आंसर बताओ, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। अगर नहीं बता पाएगा तो बताऊंगा। बताइए कितना होगा न्यूक्लियोसोम? बेटा कितना है? 2.4। बहुत सही, किसी ने लिखा था, सही आंसर लिखा था भाई, 1.2 समथिंग लिखा था। देखो 2.4 10⁻⁴, बिल्कुल सही। 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ बेस पेयर्स हैं। तो न्यूक्लियोसोम्स कितने होंगे? इसमें 200 से डिवाइड कर देंगे ना, क्योंकि 200 बेस पेयर्स में एक न्यूक्लियोसोम होता है, एक न्यूक्लियोसोम होता है 200 बेस पेयर में। तो अब दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैसे करेंगे आप कर सकते हो इसको। 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, यहां 100 मल्टीप्लाई बाई 2 हो सकता है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो सकता है? यह 2 दो जीरो है तो इससे कट गया, और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1.2। इसमें 2 से हमने डिवाइड किया है और 2 जीरो है, इसको मैंने यहाँ पे कम कर दिया है, तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, ऐसा लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12,000 न्यूक्लियोसोम्स। आंसर हो गया 12,000, आंसर हो गया। इतने न्यूक्लियोसोम हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? क्लियर है ना?
अब लिखिए कि स्टेटमेंट द लेंथ, ठीक है, द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज, बिल्कुल बढ़िया गौतम कुमार, ठीक है, द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज, इसीरिशिया कोलाई ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, 1.36 mm, ये इसीरिशिया कोलाई के डीएनए का लेंथ होता है बेटा। तो दिस इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं क्या इसको, 1.36 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 7 एंगस्ट्रॉम, ऐसा होता है कुछ। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना हो तो दिस इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -7 एंगस्ट्रॉम मिलीमीटर होगा, तो माइनस तो नहीं होगा ना, माइनस तो ये गलत लिख दिया मैंने, प्लस होगा, इतना ही होता है लगभग, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 6 बेस पेयर्स, लिख लो स्टेटमेंट है, दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 6 बेस पेयर्स, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 6 बेस पेयर। आपको ये बस याद रखना है कि बेस पेयर्स कितने होते हैं और इनकी लेंथ कितनी होती है, बस ये दो डेटा याद रखना है इसीरिशिया कोलाई में। ई कोलाई में 1.36 मीटर होता है, बेस पेयर्स इतने होते हैं, चाहो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड साइड भी, सॉरी बेस पेयर्स भी, न्यूक्लियोसोम्स भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक ओके होगा, मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं। ये डीएनए है बेटा। अब इस डीएनए को देखो, हम एक थ्रेड मान लेते हैं, एक सिंगल थ्रेड मान लिए, ऐसे ऐसे आया यहां पे, और ये है न्यूक्लियोसोम एक, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 न्यूक्लियोसोम मैंने बनाया है। फिर इधर जाएगा 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये ऐसे ऐसे, एक्चुअल में ये ऐसे ऐसे है, हम दिखा नहीं पा रहे हैं, 3 डायमेंशनल है ये, फ्लैट सरफेस पे हम नहीं दिखला सकते, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम्स हैं और इसके ऊपर डीएनए बेटा ऐसे ऐसे रैप कर रहा है, देखो ये डीएनए है, ठीक है, इसमें लिंकर डीएनए छुपा हुआ है, कोर डीएनए दिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसा देख लिया। ये सेकेंड लेवल की क्वाइलिंग है, मतलब न्यूक्लियोसोम फिर से फर्दर उसकी क्वाइलिंग हो गई है, समझ रहे हो, न्यूक्लियोसोम की फिर से क्वाइलिंग हुई है बेटा। और ये जो बनाया है मॉडल, इसी को हम बोलते हैं बेटा सोलेनॉइड मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल ऑफ डीएनए। फर्दर क्वाइलिंग हुई, और जो इसका डायामीटर होता है बेटा, ये जो डायामीटर है नैनोमीटर में 30 नैनोमीटर होता है, डायामीटर जो होता है इसका बेटा 30 नैनोमीटर होता है। और इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हैं मैंने गिन के बनाया था, मतलब एक 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 हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सॉरी न्यूक्लियोसोम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कंटेन सोलेनॉइड मॉडल में कंटेन 6 न्यूक्लियोसोम्स। क्या यहां तक क्लियर है? 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न, 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न, एक हेलिक्स में 6 न्यूक्लियोसोम है होते हैं। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब देखो बेटा, इस पूरे को बेटा हम क्या करते हैं, एक सिंगल थ्रेड मान लेते हैं, इस पूरे को एक सिंगल थ्रेड मान लेते हैं, जैसे कि यहां पे माना था उसी तरह से एक सिंगल थ्रेड मान लें अगर हम, तो ऐसा, ठीक है, ये
ये पूरा का पूरा सोलेनॉइड मॉडल एक सिंगल थ्रेड है। अब इसकी क्वाइलिंग होगी, समझ रहे हो? तो क्वाइलिंग होगी मतलब ये पूरा सिक्स न्यूक्लियोसोम्स का जो मॉडल है वो ऐसे 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 बेटा रन कर रहा है ऐसे, ठीक है? इस तरह से देखो, ठीक है? ये न्यूक्लियोसोम की क्वाइलिंग है, सॉरी सोलेनॉइड की क्वाइलिंग है। और इसका जो डायामीटर होता है वो होता है बेटा 300 नैनोमीटर। इसका जो डायामीटर है बेटा 300 नैनोमीटर। और यही है क्रोमैटिन फाइबर। क्या है बेटा? इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, राइट? 300 नैनोमीटर। अब बेटा कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम स्कैफोल्ड बोलते हैं, समझ रहे हो ना? नॉन स्टोन प्रोटीन होती हैं जिसको हम स्कैफोल्ड बोलते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है बेटा उस स्कैफोल्ड के चारों तरफ रैप करेगा, मतलब इरेगुलरली वो रैप कर जाएगा, कोई उसका रेगुलर ऑर्डर नहीं होता। हम आपको दिखा दें, मान लो बेटा कि ये जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्ड। क्या है ये बेटा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है बेटा। इसके ऊपर ये रन करेगा पूरा का पूरा क्रोमैटिन, मतलब यहां से लेके अगर यहां तक को एक सिंगल थ्रेड मान ले, अगर हम ये पूरा एक सिंगल थ्रेड मान ले बेटा, तो ये रैप करेगा इसके अराउंड। Chromatin material wrapped around the scaffold, that is non-histone protein, this is non-histone protein scaffold, and chromatid chromatid। ये क्या बना लिया बेटा? यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, देख लो। तो ये जो क्रोमैटिड है बेटा, क्रोमैटिड का जो डायमीटर होता है वो होता है 700 नैनोमीटर। मतलब ये तो 300 था, ऐसे हम थोड़ा सा ज्यादा बना देते हैं इसको ताकि लगे कि हाँ ये 700 है। ये जो डायमीटर है ये 700 है। यहां से लेके यहां तक कितना है बेटा? 700 नैनोमीटर। और यही है क्रोमैटिड। ये क्या है बेटा? क्रोमैटिड। और दूसरा इसका है सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी है ऐसे ऐसे स्कैफोल्ड के अराउंड रन कर रहा है ये, राइट? तो ये क्रोमोसोम हो गया बेटा। यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है क्रोमोसोम का ये है 1400 नैनोमीटर। और यही क्या है बेटा? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के फॉर्म में डीएनए तभी कन्वर्ट होता है बेटा जब उसको सेल को डिवाइड करना होता है, वरना तो क्रोमैटिन के फॉर्म में, ओपन फॉर्म में वो पड़ा रहता है, ठीक है? तो ये है सुपर क्वाइलिंग का स्टेज। तो पहला स्टेज क्या था बेटा? पहला स्टेज क्या था? डीएनए था। डीएनए का जो डायामीटर था बेटा वो 2 नैनोमीटर था, राइट? 2 नैनोमीटर था। इसके बाद जो क्वाइलिंग हुई बेटा वो उसके बाद क्वाइल होके वो क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना था? 10 नैनोमीटर। अगर H1 प्रोटीन को निकाल दें तो न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना था बेटा? 10 नैनोमीटर। इसके बाद जो क्वाइलिंग हुई, क्वाइलिंग होने के बाद क्या बनाया था इसने? सोलेनॉइड मॉडल बनाया था। सोलेनॉइड का जो डायमीटर था वो कितना था? 30 नैनोमीटर। इसके बाद की क्वाइलिंग क्या हुई है बेटा? क्रोमैटिन। ये ऑर्डर याद रखना है। क्रोमैटिन का डायमीटर कितना है बेटा?
300 नैनोमीटर। इसके बाद क्या है? क्रोमेटिन के बाद, क्रोमेटिन फाइबर्स के बाद क्रोमैटिड। क्रोमैटिड का डायमीटर कितना है बेटा? 700 नैनोमीटर। इसके बाद इसकी क्वाइलिंग हुई तो कितनी हुई? इसकी डबल फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स 1400 नैनोमीटर। ये बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर है? ये जरूर लिख लेना है आपको, ये जरूर लिखना है। समझ में आ गया यहां तक? ओके है तो बताओ। यहां तक ओके हो तो बताओ जल्दी। लिखो बच्चों, लिखोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। लिखो लिखो। ठीक है निशांत, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए। क्रोमैटिन इज हेल्ड ओवर स्कैफोल्ड, chromatin is held over a scaffold of non-histone protein NHP, non-histone protein और non-histone chromosomal protein और non-histone chromosomal protein NHCP, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एट सम प्लेसेस क्रोमैटिन इज, यहां पे एट सम प्लेसेस क्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड, chromatin is densely packed to form darkly stained heterochromatin, heterochromatin, क्या बोलते हैं उसको? हेटेरोक्रोमैटिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट अदर प्लेसेस क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, at an other places chromatin is loosely packed and it is called euchromatin. euchromatin बेटा ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर है डीएनए, ठीक है। इसके अंदर क्या है, होता है बेटा? डीएनए होता है। इस पूरे डीएनए को हमने क्या किया? पूरे न्यूक्लियस को क्या किया? हमने स्टेन कर दिया। इसको हमने क्या किया बेटा? स्टेन कर दिया। स्टेन करने के बाद देख रहे हैं बेटा हम कि कहीं कहीं तो लाइट स्टेन लिया हुआ है डीएनए, और कहीं कहीं पे डीएनए जो है डार्क स्टेन लिया हुआ है, ठीक है। ये डार्क स्टेन है। हम इसको सेल वाले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अभी तो सिर्फ डीएनए के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं। डार्क स्टेन लिया है, कुछ जो है लाइट स्टेन लिया है, ठीक है। आप बताओ, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव या जेनेटिकली एक्टिव या जैसे भी जो प्रोटीन बनाने वाला डीएनए है, जो जीन्स हैं, वो किसके एक्टिव होंगे? लाइट के या डार्क के? लाइट स्टेन जो ले रहा है डीएनए उसके जीन एक्टिव होते हैं, या जो लाइट स्टेन ले रहा है उसके? लाइट के।
गौतम कुमार डार्क स्टेन, नहीं बेटा। होता क्या है कि ये जो जो डेंसली पैक्ड है बेटा डीएनए, वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो जो बेटा दूर दूर डीएनए है, जो लाइट स्टेन ले रहा है, लूजली पैक्ड है, वो होता है यूक्रोमैटिन। ये क्या होता है बेटा एक्चुअल में? ये होता है यूक्रोमैटिन जो एक्टिव होता है, और ये होता है हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन जिसमें जीन्स है ही नहीं। ठीक है ना? तो हम एक छोटा सा, चाहो तो आप लिख सकते हो कॉलम बना के, यू क्रोमैटिन और इधर हेटेरो क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन क्या है बेटा? लाइट स्टेन ले रहा है, और ये डार्क स्टेन तो क्रोमोसोम होता है बेटा। क्रोमोसोम और डीएनए नहीं स्टेन लेगा, बता देना क्रोमोसोम बना किसका है? क्रोमोसोम बना किसका है? डीएनए का। तो डीएनए स्टेन नहीं हो लेगा? बिल्कुल लेगा बेटा, क्रोमोजोनिक सबस्टेंस से लेता है स्टेन वो। ठीक है, लाइट स्टेन। और ये क्या है बेटा? डार्क स्टेन लेगा, डार्क स्टेन लेगा, ये लाइट स्टेन लेगा। ठीक है ना? और ये क्या होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये इनएक्टिव होता है बेटा। एक चीज और है, अर्ली रेप्लिकेटिंग कौन होगा? डार्क स्टेन और लाइट, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। अर्ली रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि जैसे सेल डिवीजन शुरू हुआ बेटा, पहले रेप्लिकेशन किसका कंप्लीट होगा, या दोनों का एक पैरेलल चलता रहेगा? आप बताओ। हेटेरो का पहले होगा, अर्पण, लाइट, पंकज। ठीक है बेटा। भाई जब हम घर में से सामान शिफ्ट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं या कहीं रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ज्वेलरी वगैरह, पैसा, उसको पहले ठिकाने लगाते हैं। समझ रहे हो? बाकी का तो चलो लेबर लगे हुए हैं, वो ले जाएंगे आराम से। तो जेनेटिकली एक्टिव जो है ये यूक्रोमैटिन है, इसका रेप्लिकेशन पहले किया जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे, है ना? तो इसमें लिख सकते हो रेप्लिकेटिंग, अर्ली रेप्लिकेटिंग, इसमें लिखो अर्ली रेप्लिकेटिंग। और इसमें लेट, लेट का मतलब कि बहुत लेट नहीं, इसके बाद, लेट रेप्लिकेटिंग। एक चीज और है, क्या बता रहे थे, भूल गया। ये जो है, हाँ याद आया, बताओ। ये जो ये जो हेट्रोक्रोमैटिन है बेटा, तब तो इसका कोई यूज है ही नहीं ना, इसका तो कोई यूज है नहीं, जेनेटिकली एक्टिव है नहीं, जीन्स है नहीं इसमें, नहीं है। और आपको पता हो नहीं होगा शायद, ये 98% ऑफ टोटल डीएनए होता है, और ये जो है 2% ऑफ टोटल डीएनए होता है। लो भाई, एक नई चीज। तो आप बताओ, इसका कोई यूज भी है क्या हमारे सेल में या नहीं है? स्टेबिलिटी, निशांत कुमार ने लिखा है स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? स्टेबल तो ये भी है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसका कोई यूज है या नहीं है हमारे सेल के अंदर? सेल के अंदर बेटा हेटेरोक्रोमैटिन का कोई यूज है या नहीं है? देखो, अगर अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, पता नहीं क्या क्या जो है ना, म्यूटेंट जो होते हैं हमारे बॉडी पे को अफेक्ट करते हैं वो,
लेकिन बेटा ड्यू टू हेटेरोक्रोमैटिन वो म्यूटेशन ये अपने ऊपर ले लेता है। जैसे कि वॉल्यूम वाइज देखा जाए अगर, तो एक आपने एक ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया बेटा, तो फोन का वॉल्यूम कितना है आप देखो, और जिस डब्बे में वो पैक होके आता है उसका उस पूरे डब्बे का वॉल्यूम कितना है। डब्बे का वॉल्यूम ज्यादा है, उसको सेव रखने के लिए बेटा, बचाने के लिए जो है उतना सारा मटेरियल उसमें बेकार का भर के भेजते हैं वो, ताकि वो टूट ना जाए। उसी तरह से यू क्रोमैटिन को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा ये हेटेरोक्रोमैटिन है, इसमें खूब म्यूटेशन होता रहता है बेटा, जिसका इफेक्ट पड़ता ही नहीं है इंडिविजुअल पे, समझ रहे हो। तो म्यूटेंट का इफेक्ट को ये रोक लेता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन में, अभी अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, वहां पे हम देखेंगे बेटा कि हेटेरोक्रोमैटिन जो है ना, इसमें मान लो एक्स रेज आया, उसको अपने ऊपर बियर कर लिया, ये समझ रहे हो। जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारे वेरिएशन होते रहते हैं, है ना, जो बेनिफिशियल नहीं होते। जरूरी नहीं कि वेरिएशन जो है, म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल ही होते हो। आपने इवोल्यूशन पढ़ा है, म्यूटेशन जरूरी नहीं कि वो स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बढ़ाए, एडाप्टेशन को बढ़ाए, उस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट भी कर सकती है। तो अगर इसमें म्यूटेशन हुआ बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी फायदा है। यू क्रोमेटिन का ये प्रोटेक्टर है, ऐसा समझ लो, समझ गए बात। तो यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस आपको आना चाहिए बेटा, कि यू क्रोमेटिन जो है वो इसमें जीन्स होते हैं, लाइट स्टेन लेता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, अर्ली रेप्लिकेटिंग होता है ये पार्ट ऑफ डीएनए। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन लेता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, लेट रेप्लिकेटिंग होता है ये। ठीक है, यहां तक ओके है।